हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अक्षता के बाद अथर्व 2 मिनट अपने दिमाग के घोरे चलाने के बाद बोला, ओके ठीक है, और अक्षत अब बड़ा हो रहा है, हम उसे एडमिशन दिलाएंगे, और जब पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे तब तुम ऐसे जाओगे और प्रिंसिपल सवाल करेगा तो कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तब तुम क्या करोगे। अथर्व की बात में पॉइंट थे जिस पर अक्षता सोचते हुए, हाँ अगर तुम नहीं होते तो मैं कह देती कि मेरा पति मर चुका है, लेकिन तुम हो और हम जाएंगे एडमिशन के लिए, तब दिक्कत हो सकती है। अक्षता के बाद पत्थर अपने दांत पीसते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे जीते जी मार रही हो तुम। अक्षत का बाप मैं हूँ और मैं जिंदा हूँ तो क्या सर में चढ़ कर तांडव करोगे। तुम्हें अपने अक्षु का बाप बनने दे रही हूँ, ये भी देख लो, वरना तुम जैसे नामाकुल को उसके आसपास भी ना भड़कने देती मैं। अक्षिता ने सपाट लहजे में कहा, जिसे सुनकर अथर्व अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये मत भूलना मेरा ही बेटा है वो, मेरे स्पर्म तुम्हारे अंदर गए हैं तब जाकर वो पैदा हुआ, और मेरा खून है वो, बड़ी आई स्पष्ट की भटकने नहीं देती कहने वाली। अथर्व की बात पर अक्षिता उसे 2 मिनट घूरने के बाद वॉशरूम की तरफ जाते हुए, मेरे कपड़े। अक्षिता के बात पर अथर्व उसे रोकते हुए, सॉरी, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए। अथर्व की बात सुन अक्षिता रुककर उसकी तरफ देखते, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुमने मुझे और अक्षु को बचाया। अथर्व अक्षिता की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। जिसे इग्नोर कर अक्षिता वॉशरूम की तरफ चली गई, जिसके जाने के बाद अथर्व मुंह बनाते हुए खुद से बोला, किस्मत ही खराब है मेरी, लेकिन दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। इतना कहने के बाद अथर्व अक्षिता के कमरे के वार्डरोब से उसके लिए कंफर्टेबल नाइट सूट निकाल कर वहाँ पर रख देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अथर्व जब नीचे आया तब देखा अक्षत टीवी देखते हुए सोफे पर चढ़ा नाच रहा था और सामने गाना चल रहा था, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। जिसे सुनकर अथर्व के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और अक्षत के पास आकर बोला, नींद खुल गई तुम्हारी। जिसके जवाब में अक्षत अथर्व की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा की नींद खुल गई, उन्होंने आपको मारा तो नहीं ना। अक्षत की बात पर अथर्व मुंह बना, तुम्हारी जुबान बिल्कुल तुम्हारी मम्मा की तरह है, सोचते नहीं हो क्या कि सामने वाले पर्सन को कैसा महसूस होगा, सीधा मुंह पर बोल देते हो, और वो मुझे क्यों मारेगी, और मारेगी तो क्या मैं देखता रहूँगा। अथर्व की बात सुन अक्षत छोटी छोटी आंखों से उसे देखते हुए बोला, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मम्मा सबको मारती रहती है। अच्छा तुम्हें मारती है क्या, अथर्व ने सवाल किया। जिसके जवाब में अक्षत अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, कभी कभी जब मैं उन्हें गुस्सा दिला देता हूँ। अक्षत की बात पर अथर्व मुस्कुराते हुए, चलो अब एक साथ मार खाएंगे, तुम अकेले नहीं रहोगे। जिसे सुनकर अक्षत मुस्कुरा दिया और अथर्व उसे उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया। इंदौर मध्य प्रदेश कैंपिंग स्पॉट। रात हो चुकी थी और विप्लव हिमांशी जो लड़कियां लेकर आए थे उन लोगों ने उन्हें जला दिया था। आरोही का पैर पहले से ठीक था। जब विप्लव केले निकालकर उन लोगों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, खाओगे, जिसे देखकर रियो ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए पूछा, ये तो तुम्हें कहाँ मिला, हम तो लेकर नहीं आए थे। जिसके जवाब में विप्लव अपने दांत दिखाते हुए, वो मैं पागल के साथ लकड़ी ढूंढने गया था ना, तो वहाँ पर बहुत सारे केले के पेड़ लगे हुए थे जिसमें कुछ पके हुए थे, तो मैंने उन्हें तोड़ लिया, अगर नहीं खाना तो मैं खा लूँगा। यह कहकर विप्लव वापस लेने, जिसे देखकर आरोही बोले, मुझे खाना है। आरोही की बात सुन के उसकी तरफ देख केले बढ़ा दिए। जब बारबेक्यू कर रही है हिमांशी उन लोगों की तरफ देखते हुए, आ जाओ खाने रोस्ट हो चुके हैं। विप्लव हिमांशी की बात सुनकर खड़ा होते हुए रियो से बोला, तुम मीट लेकर नहीं आए क्या। विप्लव के सवाल पर रियो अपना सर हिलाते, लाया हूँ लेकिन ये दोनों नहीं खाते ना, इसलिए हम दोनों बाद में खाएंगे। आरोही रियो की बात सुनकर बोली, जानवरों को मारकर खाना पाप है और हमें ऐसे पाप करना पसंद है, इसलिए हमें मुफ्त के ज्ञान मत बांटो। रियो ने रूडली आवाज़ कहा, जिसे सुनकर आरोही उसे घूरने लगे और हिमांशी विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग चिकन लेकर आए हो। हिमांशी के सवाल पर विप्लव रियो की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ इसने कहा कि चिकन खाएंगे, मैं तो मछली कह रहा था। विप्लव की बात पर हिमांशी उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैं नहीं खाती। आई नो यू आर ए वेजिटेरियन बट आई एम एन ओमनिवोर। मैं सारी चीज़ें खाता हूँ। विप्लव ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुनकर रियो विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, चलो हम अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं, इन लोगों को खाने दो।
इतना कहकर वो एक आइस बॉक्स जिसके अंदर कबाब के सारे इंग्रेडिएंट्स उसने स्टोर करके रखे थे, जिसे देखकर विप्लव की आंखें चमक उठी और दोनों अपने लिए वेजिटेबल विथ चिकन कबाब बनाने लगे। हिमांशी और आरोही फ़ोन में गाने सुनते हुए बैठे थे जब रियो के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आने लगा। आरोही रिया का फ़ोन रखा हुआ था। उसने सिर घुमाकर देखा जिसमें प्रियंका नाम फ्लैश हो रहा था। उस नाम को पढ़कर आरोही ने रियो की तरफ देखा जो कि विप्लव के साथ बारबेक्यू में बिजी था, जिसे देखा आरोही मैसेज बॉक्स में जाकर चुपके से एक सेल्फी अपनी और रियो की लेते हुए सेंड कर दिया और उसे रियो की साइट से डिलीट भी कर दिया। उसके बाद फ़ोन से वापस रियो के कोट के ऊपर में रखते हुए खुद से बोली, बार बार इस फ़ोन के मैसेज टोन को सुनकर मैं इरिटेट हो गई हूँ ना। अब वो समझदार होगी तो दोबारा मैसेज नहीं करेगी क्योंकि हम यहाँ बिजी है अपने पिकनिक में। इतना कहते हुए आरोही हिमांशी के लाए गए वेजिटेबल विथ पनीर कबाब को खाने लगे। सारंग मेंशन में मुंबई विराट अपने फ़ोन में धैर्य से बात कर रहा था और बात करते हुए टेरेस के ऊपर चला आया। जब उसकी नज़र टेरेस में बने पूल के साइड में बैठे शक्ति पर गई, जिसे देखते हुए विराट धैर्य को कॉल करते हुए बोला, ब्रो यू मस्ट हैव हर्ड दैट सेइंग व्हेन घी डज नॉट कम आउट फ्रॉम ए स्टीयरिंग फिंगर देन दिस फिंगर शॉल्ड बी बेंट। भाभी को किडनैप कर लो। विराट की बात सुन धैर्य दूसरी तरफ से गुस्से में, वो ऑलरेडी मुझसे नफरत कर रही है और ये हरकत करके मैं उसे और ज़्यादा कुछ नफरत करने पर मजबूर करूं? प्यार तो कर नहीं सकते, आपसे नफरत ही करवा लो, कम से कम कुछ तो करवा सकते हो आप, विराट ने बेपरवाही से कहा, जिसे सुनकर धैर्य अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हें नहीं हुआ है ना प्यार, इसलिए तुम्हें नहीं पता, जब हो जाएगा ना तब ये सारी बदतमीजी भूल जाओगे। तुमसे बात करके दिमाग ख़राब हो गया मेरा, रखो फ़ोन, कल आ जाऊँगा। इतना कहकर धैर्य ने कॉल कट कर दिया, जिसके कॉल कट करने के बाद विराट मुंह बनाते हुए फ़ोन को झुलाते हुए बोला, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुझे। ये कहते हुए विराट शक्ति के पास आ गया और उसे देखते हुए बोला, ये घर तुम्हारे बाप का है, जब देखो जहाँ चाहो वहाँ मुँह मारते हुए घूमते रहते हैं। शक्ति विराट की बात सुन वहाँ से उठकर जाने लगा, जिसे देख विराट उसके सामने खड़ा होकर, अब भाग कहाँ रहे हो, ये घर मेरे बाप का नहीं है सर, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे रहने के लिए जगह दी गई है। शक्ति ने विराट की बात सुन कहा, जिसे सुनकर विराट उस पुल की तरफ इशारा करते हुए, नहाना है। विराट की आंखों में एक शैतानियत को देखते हुए शक्ति को 2 कदम पीछे होकर बोला, गुड नाइट। ये कहकर शक्ति ने अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाए, जिसे देखकर विराट उसे हाथ से पकड़ पूल में धकेलते हुए बोला, बदबू आती है तुम्हारी बातों से, शरीर के साथ थोड़ी जवान भी धो लो। अचानक विराट के इस तरीके से पूल में धकेलने पर शक्ति सीधा छप की आवाज़ के साथ पानी में गिर गया। अचानक विराट के धक्का देने के कारण शक्ति सीधा पूल में गिरा। उसकी वाइट शर्ट उसके बॉडी पर चिपक चुकी थी, जिस कारण शक्ति ने जो अंदर ब्लैक वेस्ट पहना था वो साफ नजर आ रहा था। जब एक हवा का ठंडा झोंका आया और शक्ति ठंड से ठिठुर गया, जिसे देखते हुए विराट उसके सामने पंजों के बल बैठते हुए बोला, ओह प्यारे लड़के, तुम्हारे नाजुक जिस्म को ठंड लग रही है क्या? विराट के मजाक उड़ाने पर शक्ति आंखों में गुस्सा लिए उसकी तरफ देखने लगा, जिसे देख विराट होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, ओह। बेचारे को गुस्सा आ गया, फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ। विराट के हाथ देने पर शक्ति एक नज़र उसके हाथ को देखने के बाद चुपचाप पूल में बने सीढ़ियों से ऊपर आ गया और अपने शर्ट को निकालते हुए वहीं फेंक कर वहाँ से जाने लगा, जिसे देख विराट उसके कलाई को पकड़ने लगा। जब शक्ति ने अपने हाथ को झटके हुए घुमाकर एक लत विराट के पेट पर मारी, जिससे विराट सीधा पूल में जा गिरा, जिसे देख शक्ति अपने बालों पर हाथ फेरते हुए पूल के करीब आकर बोला, सर आई होप आपके सम्मान में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, गुड नाइट सर। ये कहकर शक्ति विराट को एक लुक देते हुए टेरेस से नीचे की तरफ चला गया, जिसे जाते हुए देख विराट गुस्से में पानी में हाथ मार करते चिल्लाया, शक्ति आई विल किल यू। जिसे नीचे जा रहा शक्ति ने सुना और उसने होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला गया। इधर इंदौर मध्य प्रदेश कैंपिंग ट्रिप उन लोगों का डिनर कंप्लीट हो चुका था और सभी अपने अपने जगह पर सो रहे थे। विप्लव और रियो एक साथ सो रहे थे और हिमांशी आरोही एक साथ सो रहे थे, लेकिन विप्लव और हिमांशी के बीच में थे, जिस कारण वो दोनों काफ़ी क्लोज थे। जब विप्लव कसमसाते हुए हिमांशी के थोड़े और नज़दीक आ गए, जिसे महसूस कर हिमांशी की नींद खुल गई। हिमांशी ने सर घुमाकर विप्लव की तरफ देखा, जिसका हाथ हिमांशी के कमर पर था, जिसे देखते हुए हिमांशी थोड़ी घबरा गई और विप्लव के हाथ को अपने कमर से दूर करने लगी, जिस पर विप्लव उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे
अपने सीने से लगाकर बोला, चार्ली हिलना बंद करो वरना कमरे से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। विप्लव की धमकी को सुनकर हिमांशु उसके हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, विप्लव विप्लव हाथ हटाओ। हिमांशु की आवाज़ सुनकर विप्लव धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें सीधा हिमांशु की घबराई हुई आंखों में जा मिली, जिसे देखते हुए विप्लव उसकी आंखों में देखते हुए उसकी घबराहट में हिल रहे होठों को देखते हुए उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा, जिस पर हिमांशु उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, नहीं, यहाँ तुम्हारे दोस्त है। जिसे सुनकर विप्लव अपनी आंखें बंद कर दिया और फिर से सो गया। ये देखकर हिमांशु ने नहीं ने अपना सिर हिलाया और उसके पैर पर जोर से लात मारा, जिससे विप्लव की नींद खुल गई और जोर से चिल्ला उठा। विप्लव के चिल्लाने की आवाज़ सुन रियो और आरोही की भी नींद खुल गई और रियो टॉर्च ऑन करते हुए बोला, क्या हुआ? विप्लव उठकर बैठ अपने पैर को सहलाते हुए बोला, यार किसी ने मुझे मारा। जिसे सुनकर आरोही उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, सपने में कोई तुम्हें लात मार रहा है और तुम्हें रियलिटी में दर्द हो रहा है, पागल हो गए हो क्या? आरोही की बात सुन विप्लव नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, पागल होगी तुम्हारा पूरा खानदान, मैं होश में हूँ। जब हिमांशु उठते हुए इनोसेंट भरी आवाज़ में पूछते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? जिसके जवाब में विप्लव छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मुझे किसी ने लात मारी। तुमने मारी क्या? ये कहते हुए विप्लव शक भरी आंखों से हिमांशु को घूरने लगा, जिसे देखकर हिमांशु जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मैं तुम्हें क्यों लात मारूंगी, मैं तो खुद अभी सोकर उठ रही हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनकर। हिमांशु की बात पर विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, पता नहीं किसने मारी। फिर उठने लगा, जिसे देखकर रियो बोला, कहाँ जा रहा है? जिसके जवाब में विप्लव अपने लिटिल फिंगर दिखाते हुए बोला, हल्का होने जा रहा हूँ, तू भी जाएगा? विप्लव की बात सुन रियो अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ चल, वैसे भी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं। रियो की बात पर विप्लव उसके साथ कैंप से बाहर आ गया और हिमांशु चुपचाप फिर से अपनी जगह पर लेट गई। जिसे देखते हुए आरोही बोली, तुमने उसे लात मारी ना, क्योंकि वो तुमसे चिपक रहा था। आरोही के सवाल पर हिमांशु उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी एम्बरेसमेंट में बोली, मैं अनकंफर्टेबल हो गई थी, वरना मैं उसे कभी लात नहीं मारती। जिसे सुनकर आरोही सर घुमाकर हिमांशु की तरफ करवट लेते हुए बोली, तुम सच में उससे प्यार करती हो? जिसके जवाब में हिमांशु ने अपना सर हिला दिया। जिसे देख आरोही आगे बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें उससे प्यार है? आरोही के सवाल पर हिमांशु हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, उसकी बातें, उसका मुझसे झगड़ा करना, मुझे पागल कहना सब अच्छा लगने लगा। बहुत सेंसिटिव है, दिल का बहुत साफ है, जो दिल में होता है कह देता है। यही बात मुझे उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कभी झूठ नहीं बोलता। हिमांशु की बात सुनकर आरोही अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, तुम सपने में जी रही हो, मर्द जात के खून में ही धोखा है, फरेब है और झूठ छुपा हुआ है। आरोही की आंखों में एक अजीब सी खटास को देख हिमांशु उठकर बैठते हुए बोली, पता है मेरे पापा हमेशा कहते हैं हम किसी को देखकर एक बार में उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते और हमें कोई हक भी नहीं है उसे जज करने का। हिमांशु की बात सुना आरोही उठकर बैठ उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कभी प्यार में धोखा खाया? नहीं, धोखा तो नहीं खाया, पर अपने प्यार को किसी और के नाम करने की कोशिश जरूर की है। अलग ही सुकून है एक तरफा प्यार के। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए जिसे सुन आरोही हैरान भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, लेकिन अपने प्यार को किसी और के साथ, किसी और के नाम करने के लिए भी एक हुनर चाहिए और बहुत सारी क्षमता जो शायद ही किसी के पास हो। लेकिन उसकी खुशी के लिए मैं ये करने से भी पीछे नहीं हटती। हिमांशु ने आरोही की बात को काटकर बीच में कहा। आरोही हिमांशु को हैरान आंखों से देखते हुए बोली, लेकिन ये प्यार कैसे हुआ? हिमांशु आरोही की बात सुन हल्का मुस्कुराकर, मैंने कब कहा कि मैं प्यार की बात कर रही हूँ? मैं तो एक तरफा प्यार की बात कर रही हूँ, जिसमें दोनों तरफ से सारे फैसले आपके खुद के होते हैं, आपके खुद के होते हैं। हिमांशु की बात सुन आरोही कुछ पल चुप रहकर बोली, क्या तुम विप्लव की बात कर रही हो? तो अब तुम दोनों साथ कैसे हो? वो किसी और से प्यार करता है ना? आरोही के सवाल पर हिमांशु अपना सर नहीं में हिलाते हुए बड़ी सी मुस्कान के साथ, जब विप्लव मुझसे दूर जा रहा था तब बहुत रोई मैं, ऐसा लग रहा था जैसे सांस नहीं आ रही मुझे, तब मेरे
पापा ने मुझे समझाया कि जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें मिल जाता है और जो हमारी किस्मत में नहीं होता उसे हम चाह कर भी अपने पास ज़बरदस्ती नहीं रख। और प्यार तो आज़ादी और इज्जत मांगता है ना, कैद में तो गुलाम को रखा जाता है। बस फिर क्या था, मैंने सब कुछ अपनी डेस्टिनी पर छोड़ दिया और अब हमारी किस्मत साथ जुड़ चुकी है। हम दोनों साथ हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या, जिससे वो प्यार करता था? आरोही ने बेसब्री से होकर पूछा, जिसके जवाब में हिमांशी अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि उसने किसी और से शादी कर ली। हिमांशी की बात पर आरोही अपना सिर हिलाते हुए, मैं जिससे प्यार करती थी उसने किसी और से शादी कर ली। आरोही की बात पर हिमांशी उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करूँगी, लेकिन कहते हैं आप जिससे प्यार करो वो आपकी किस्मत में ना हो तो उससे भी ज़्यादा प्यार करने वाला आपको बहुत जल्द मिलने वाला होता है। हिमांशी की बात सुना आरोही उसकी तरफ देखने लगी, जिसे देख हिमांशी आगे बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। पहले मुझे विप्लव की दोस्ती मिली जो मुझे मोहब्बत के करीब ले गई और अब उसका प्यार मिला जो अब उसकी बीवी बनने के नज़दीक लेकर जा रही है। हिमांशी की बात पर आरोही उसे कुछ कहने लगी, तब जब बाहर से उन्हें विप्लव के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन हिमांशी थोड़ी घबरा गई और जल्दी से उठकर बाहर भागी तो देखा बाहर बहुत सारे जुगनू उड़ रहे थे और विप्लव उन्हें पकड़ते हुए भाग रहा था। विप्लव को चिल्लाने पर देख हिमांशी ने गहरी सांस भरी और आरोही हंसते हुए बोली, तुम्हें ये बच्चा पसंद आया है? इससे ज़्यादा मैच्योर तो तुम हो। आरोही की बात पर विप्लव से घूर कर, तुमसे बड़ा हूँ मैं, इज्जत दिया करो मुझे। विप्लव की बात पर आरोही से इग्नोर कर रियो की तरफ देखने लगी, जो कि अपना फ़ोन निकाल कर उन जुगनुओं की तस्वीर खींच रहा था, जिसे देखते हुए आरोही यम करते हुए फिर से कैंप के अंदर चले गए। और कुछ देर बाद रियो भी अंदर आया तो देखा आरोही सो चुकी थी। आरोही को सोता हुआ देख रियो ने बाहर देखा, जहां हिमांशी और विप्लव जुगनू को देख रहे थे, जिसे देखते हुए रियो आरोही को अच्छे से ब्लैंकेट कवर कर आकर अपनी जगह पर सो गए। विप्लव और हिमांशी जुगनू और सितारे से भरे आसमान को देख रहे थे। रात में उल्लू के चिल्लाने की आवाज़ बह रहे झरने की पानी की आवाज़ बेहद शांत थी, जिसे देखते हुए विप्लव धीरे से हिमांशी से बोला, कहते हैं पहली मोहब्बत मुकदमे की तरह होती है जो न कभी ख़त्म होती और न शख्स कभी रिहा होता है। विप्लव की बात पर हिमांशी उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिलाकर बोली, हाँ मुझे पता है और ये बात भी तो सच है ना, नज़रें से नज़रें मिल जाए तो हटती नहीं और पहले प्यार की यादें कभी जहन से मिटती नहीं। जिसे सुनकर विप्लव हिमांशी के हाथ को पकड़ उसके ठड्डी पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, ज़िंदगी में दो चीज़ सबसे ज़्यादा खास होती है, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता और मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ। हिमांशी विप्लव की बात पर उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, 2 साल मुझे फिर कनाडा जाना होगा अपनी स्टडी पूरी करने में, फिर सिर्फ 3 दिन और रहने वाली हूँ। जिसे सुन विप्लव हैरान होते हुए बोला, लेकिन हम तो यहाँ रियो की शादी तक रुकने वाले थे ना। जिसके जवाब में हिमांशी अपना सर नहीं में हिला कर बोली, मुझे यूनिवर्सिटी से मेल आया था, मुझे जाना होगा, मेरी सेमिनार और प्रेजेंटेशन होने वाली है। हिमांशी ये बात पर विप्लव कुछ पल चुप रहकर बोला, मैं नहीं रोकूंगा, बिकॉज मैं खुद अपना फ्यूचर किसी एक चीज़ में सिक्योर नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा। विप्लव को हताश होता हुआ देख हिमांशी अपना सर नहीं में हिला कर बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू और मैं तुम्हारे हर फील्ड का रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम जिसमें अच्छा करो। विप्लव हिमांशी की बात पर छोटा सा मुँह बनाते हुए, मुझे सब आता है, थोड़ा थोड़ा टैलेंट है, सिंगिंग, डांसिंग, गेमिंग, डबिंग करना भी जानता हूँ, फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे से कर लेता, पेंटिंग भी बना लेता हूँ, शायरी भी कर लेता हूँ। हिमांशी विप्लव की बात पर उसके गाल को खींचते हुए बोले, तुम यूट्यूबर बड़ी ठीक हो। जिसे सुनकर विप्लव ने अपना सिर हिला दिया तो हिमांशी उसके होठों पर हाथ रखते हुए हल्का सा चूम कर बोली, चलो सो जाते हैं। ये कहकर हिमांशी अंदर जाने लगी, जिसे देख विप्लव उसके हाथ को पकड़ कर बोला, मानसी ये हमारे लबों के बीच की दीवार कब हटेगी और कब हमारे लब मिलेंगे। जिसके जवाब में हिमांशी मुड़ कर उसकी तरफ देखते हुए बोले, जब तुम हर पल सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे, तुम्हारी जुबान में हंसते हुए भी मेरा नाम होगा, रोते हुए भी तुम्हारी आंखों से लेकर तुम्हारी सांसों तक सिर्फ मेरा जिक्र होगा, तब हम दोनों के होठ मिलेंगे। इतना कहकर हिमांशी विप्लव के हाथ छुड़ा कैंप के अंदर चले गए और विप्लव उसकी बात को बारे में सोचने लगा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।